अगर आपके साथ होने वाली घटना के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ सही नहीं होगी तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये मैं कानून के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। मतलब कि लीगल क्षेत्र में आपके साथ जो भी घटना हो रही है उसे आप सही तरीके से अगर नहीं समझते हैं तो दुख आपको ही होता है, परेशानी आपको ही भुगतनी होती है। ऐसा ना हो, बस इसी विषय पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। 3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक महोदय है जो आर्म्स लाइसेंस कैरी करते हैं। कुछ साल पहले उनके ऊपर 307 का एफआईआर दायर हुआ था। 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। अब कोई घटना हो गई होगी तो इनके ऊपर एफआईआर दायर हो गया। महोदय हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से उन्होंने एफआईआर क्वैश करवाया। मतलब कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को जड़ से उखाड़ दिया। अब इन महोदय को जब भी आर्म्स लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है तो जो रिन्यूअल अथॉरिटी है वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाती है। और पुलिस जब भी अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट देती है तो उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इनके साथ पास्ट में जो घटनाएं हुई थी उसका जिक्र करती है। मतलब कि इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और ये हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करवाया। इन बातों का जिक्र पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में करते हैं। अब महोदय इस चीज़ को मानते हैं कि उनको पुलिस तंग कर रही है और ऐसा मानते हुए उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि सर, मेरे खिलाफ का एफआईआर क्वैश होने के बावजूद भी पुलिस तंग कर रही है। अब पहले मैं समझा नहीं। मैंने उनको पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुलिस आपको तंग कर रही है। तो उनका कहना था कि मेरे खिलाफ जब एफआईआर क्वैश हो ही गया है तो पुलिस उसका जिक्र क्यों करती है रिपोर्ट में। इनको डर था कि ये ज़िक्र की वजह से कहीं जो आर्म्स लाइसेंस रिन्यूइंग अथॉरिटी है वो इनका आर्म्स लाइसेंस रिन्यू करने से मना ना कर दे। इस डर के वजह से वो ये चाहते थे कि पुलिस ने अपने वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ये जो इनके साथ पास्ट में हुआ था ये चीज़ें ना लिखें। और इस बात को वो कहते थे कि पुलिस तंग कर रही है। अब तंग इसलिए क्योंकि एक बात और मैंने जब खोदा तो समझ में आई, पुलिस ने वो चीज़ वेरिफिकेशन रिपोर्ट में नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए ये महोदय पुलिस को कुछ देते थे और इस तरह से पुलिस ने वो पार्ट डिलीट करना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए। इनकी तमन्ना पूरी होने के लिए इनको पुलिस को कुछ देना पड़ता था। तो असल बात ये थी कि इस बात को लेकर वो पुलिस ने इनको तंग कर रहे हैं ऐसा समझते थे। अब इस घटना पर जब मैंने विचार किया तो सीधी सीधी बात समझ में आई। पुलिस तो अपना कर्तव्य कर रही थी। जब भी पुलिस को वेरिफिकेशन रिपोर्ट देना होता है तो नेचुरली इनके साथ जो भी हुआ पास्ट में वो चीज़ का जिक्र वो रिपोर्ट में करेगी ही करेगी। अगर वो अपना कर्तव्य निभा रही है तो इसमें इनको तंग करने की बात आई कहाँ से। ये तंग इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये खुद चाहते थे कि पुलिस ने उस चीज़ को उसमें नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए, ये घटना की सही समझ ना होने की वजह से खुद परेशान हो रहे थे, खुद परेशानी भुगत रहे थे। क्या सचमुच पुलिस इनको तंग कर रही थी या ये खुद तंग हो रहे थे? अगर बात को समझा जाए तो ध्यान में आएगा कि पुलिस तो अपनी जगह सही थी। क्या पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी? अगर वो नहीं लिखते हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो पुलिस अपना काम कर रही थी और ये चाह रहे थे कि पुलिस ने अपना काम ना करे, इसलिए इनको कुछ देना पड़ रहा था, तो इसमें ये परेशानी मान रहे थे। और उस समझ के साथ मेरी सलाह ले रहे थे कि बताइए मैं क्या करूं। अब भाई, आप खुद पुलिस को अपना कर्तव्य निभाने से जब रोकना चाहते हैं और उसके लिए कुछ आप उनके साथ उनके लिए करते हैं तो इसमें तंग वो कर रहे हैं आपको या आप तंग हो रहे हैं? भाई लिखने दीजिए उन्हें।
ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ ये लिख रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर क्वैश ही नहीं हुई, आज भी ज़िंदा है, ऐसी तो बात वो नहीं लिख रहे थे। तो उनको लिखने दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं कि आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल अथॉरिटी इस चीज़ की वजह से आपका लाइसेंस रोक देगी? अगर रोक देगी तो वो गलती करेंगे, और वो गलती करेंगे तो उसके खिलाफ आप जो भी कानूनी रास्ता आपके लिए उपलब्ध है वो ज़रूर ले सकते हैं। तो व्यर्थ ना डरे, घटना की सही समझ रखें। व्यर्थ उन्हें पैसा क्यों दे रहे हैं आप? लिखने दीजिए। और अगर रिन्यूअल अथॉरिटी उस बात को लेकर गलत फहमी में रहकर आपके खिलाफ लाइसेंस रिन्यू करने से मना करती है तो आप ऊपरी अदालत में जाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। एक बार एफआईआर जब हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया तो उसका कानूनी अस्तित्व नहीं है, ये बात सच है। मगर ये घटनाएं तो हुई थी ना आपके साथ। एफआईआर दायर हुआ था, आप हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने कोई ना कोई जजमेंट दिया और एफआईआर क्वैश किया। इतनी बातों का जिक्र करना ये कोई गलत बात नहीं है। इस बात को लेकर लाइसेंस रिन्यूअल अथॉरिटी उनको दिए हुए अधिकार में, शक्तियों में उसका क्या करना वो देखेंगी। अगर वो उसका गलत अर्थ निकालती है तो आपके पास कानूनी उपाय है ही, आप वो ज़रूर ले सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, इसे मेरे एक वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया है, वो कमेंट से समझना आसान होगा। तो देखिए, कोई है JC ओली, इन्होंने आज ही एक कमेंट किया है। वो कहते हैं कि एक महिला एफआईआर में आरोप लगाती है कि 3 तारीख को गलत काम किया, उसके बाद भी 2 बार और किया, लेकिन आगे जज साहब के सामने कहती है 3 तारीख को किया, उससे पहले भी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। जजमेंट तो हो गया, फिर और अपील में चले गई। अब ये घटना नमूद करने के बाद वो आगे कहते हैं, आखिर हम कब तक परेशान होंगे? आपसे उम्मीद है, इसलिए अपना दुख आपसे कह रहा हूँ, आप कृपा करके मदद कीजिए। तो देखिए, ये ओली जी कह रहे हैं कुल मिलाकर उनके खिलाफ किसी महिला ने जो आरोप लगाए थे उसमें जजमेंट हो गया, इनके फेवर में जजमेंट हुआ है और वो महिला अपील में गई है। जो जजमेंट उसके खिलाफ गया, जो इनके फेवर में है, उसके बारे में वो महिला ने अपील की है। तो इस बात से इनको दुख पहुंचा और वो कहते हैं कि वो दुख आपसे कह रहा हूँ, आप कृपा करके मदद कीजिए। जी ज़रूर ओली जी, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कृपया इस बात की सही अंडरस्टैंडिंग रखें, सही समझ रखें कि क्या अपील में जाने की वजह से महिला ने कुछ गलत किया? केवल अपील ही दायर की है। और देखिए, जहाँ भी जजमेंट ऑफ या तो कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, मतलब कि आप उस केस में से एक्विट हो गए, छूट गए, तो उसके खिलाफ विरोधी पक्ष को अपील में जाने का हक होता ही है। अब मान लो अगर वो जजमेंट आपके खिलाफ हुआ होता, मतलब कि आपको सज़ा हुई होती, तो क्या आप चुप बैठते? आप भी अपील में जाते? तो फिर वो महिला को भी दुख होता, तो फिर आपने उस दुख को कम किया होता क्या अपील में ना जाकर? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिसको जो हक है वो हक जब वो मिलवाता है, मतलब अपील का हक, तो वो अगर कोई लीगल रेमेडी परस्यू कर रहा है कोई व्यक्ति, आपका विरोधार्थी, तो इसमें आपको दुखी होने की एकदम ज़रूरत क्या है? भाई वो अपील में तो जाएगी कोई भी जिसके खिलाफ रिज़ल्ट गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जाना चाहिए और आप परेशान होने चाहिए, मगर अगर जाते हैं तो आप ये समझिए कि वो उसका अधिकार है और वो अधिकार ले रही है, मतलब एक्सरसाइज कर रही है। आपने भी वो किया होता अगर वो जजमेंट आपके खिलाफ होता तो क्या इस बात से आपने सचमुच दुखी होना चाहिए या वो अपील को फाइट करना चाहिए?
देखिए कुछ कुछ घटना आपके साथ हो गई है, उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर हुई होगी, फिर ट्रायल चली होगी, एविडेंसेस हुए होंगे और उसमें जजमेंट हुआ, यानी आपको वो पूरे ऑर्डियल से गुज़रना पड़ा। तो अब पूर्णत्व को तो जाएगा ही। तो जब तक ये लीगल रेमेडीज़ उसको उपलब्ध है या आपको उपलब्ध है सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ये तो बात समझने की है, अंडरस्टैंड करने की है। हाँ, मैं ये ऐसा चाह नहीं रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होते रहें, आप दुखी होते रहें। वो औरत में अगर सही समझ है तो वो रुकना चाहिए, मगर अगर नहीं है और वो अपना अधिकार एक्सरसाइज कर रही है तो दुखी क्यों होते हो? फाइट करो, इस घटना को सही मायने में समझो। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वो अपील कर रही हैं तो आप उस अपील को अच्छे से फाइट कीजिए, अच्छा वकील लगाइए, फाइट कीजिए, शायद वहाँ भी आप जीत जाएंगे। अगर वो वहाँ पर लोअर कोर्ट में एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर सकी तो हो सकता है ऊपरी कोर्ट भी उस निर्णय को कायम रखेगा। अर्थात ये बात न्यायालय यानी अपीलेट कोर्ट जो है उनके सामने क्या मटेरियल है क्या नहीं, वो कैसा सोचते हैं, इस पर निर्भर है। तो आप फाइट कीजिए, दुखी मत होइए, अपने आप को खुश करिए, समझिए परिस्थिति को। आज के वीडियो का विषय यही है कि प्लीज़ घटना को सही मायने में समझें और उससे दुखी ना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा उदाहरण, मेरे ही एक पक्षकार है जो घर मालिक है और उनके किराएदार है। अब जिस प्रॉपर्टी को किराए से दिया है वो प्रॉपर्टी घर नहीं है, वो प्रॉपर्टी एक दुकान है, एक गाला है दुकान का। अब मेरे क्लाइंट और उनके किराएदार, उनके बीच झगड़ा चल रहा है, कानूनी लड़ाई चल रही है। मेरे क्लाइंट उसको निकालना चाहते हैं और वो जाने को तैयार नहीं। मेरे क्लाइंट निचली अदालतों में लड़ाई लड़कर कभी जीते कभी हारे, ऐसा करते हुए अभी मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है और वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन जब वो मतलब वहाँ वो रहते नहीं है उस दुकान के आजू बाजू, वो रहते किसी और शहर में है। एक दिन जब वो शहर में गए जहाँ दुकान है तो उन्होंने देखा कि किराएदार ने कुछ काम किया है, ऊपर रिपेयरिंग की है स्लैब की। और उसने जब थोड़ा और जानकारी निकाली तब पता चला कि हाँ, वो स्लैब गल रही थी, बारिश के पानी से गल रही थी, तो किराएदार ने खुद होके उसका रिपेयरिंग कर दिया। अब वो देख के ये घर मालिक का माथा ठनका। वो उनको पूछने लगे कि तुमने किसके परमिशन के बिना ये किया, ये वो सब चीज़ें, मेरी परमिशन तो तुमने ली नहीं। तो उन्होंने कहा, किराएदार ने बताया कि साहब वो स्लैब गल रही थी, बारिश का पानी घुस रहा था तो मैंने रिपेयर कर दिया क्योंकि वो इमरजेंसी रही होगी। अब ये जो लैंडलॉर्ड है ये हो गए एजिटेट। इनको लगा कि मेरी परमिशन के बिना इसने किया, तो तुरंत मुझे फ़ोन लगाया कि वकील साहब उसने ऐसा 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 किया है और अभी मैं क्या करूं, मैं पुलिस स्टेशन में चला जाऊं क्या? तो मैं एक्चुअली उस वक्त काम में था। मैं बोला भाई थोड़ा सा रुको, शांति से मुझे समझने दो चीज़ को। पहली बात यह है कि जो कुछ आप बता रहे हैं उसमें क्राइम की तो कोई बात ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाने का कोई सवाल नहीं है। अगर उसने कोई क्राइम किया होगा, स्लैब रिपेयर करने की कृति में अगर कोई क्राइम बनता है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। तो इसमें तो कोई क्राइम नहीं है, तो पुलिस स्टेशन तो जाने में मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को नॉन कॉग्निजेबल कर देगी। सिविल मैटर है करके जो कुछ रेमेडीज़ आपको लेना है सिविल में वो ले लो, ऐसी सलाह देगी। तो पुलिस में जाने में कोई मतलब नहीं। तो उसके बाद वो मेरे पास आए ऑफिस में प्रत्यक्ष मिलने के लिए, उसी बारे में जानने के लिए। मैंने उनको पहली बात पूछा कि देखिए, आपको पसंद आने वाली सलाह चाहिए या सही सलाह चाहिए? क्योंकि वो आए ही थे इस अपेक्षा से कि वकील साहब ऐसा कुछ तो भी अभी करेंगे कि उसने मेरे परमिशन के खिलाफ स्लैब रिपेयर की तो अभी उसको निकाल ही देंगे घर से बाहर। देखिए, मगर ये सब चीज़ें अपने मन से, अपनी इच्छा से गवर्न नहीं होती। ये चीज़ें गवर्न होती है कानून से, कानूनी प्रोसीजर से। तो मैंने जब उनको पूछा कि आपको
पसंद आने वाली सलाह चाहिए या सही सलाह चाहिए? तो नेचुरली उनका जवाब था कि सर सही सलाह चाहिए। तो फिर उनको बताना हुआ कि देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है भले, मगर ऐसे तो है नहीं कि कोर्ट ने किराएदार को कोई भी चीज़ रिपेयर करने से मना कर दिया हो। हाँ, उसने अगर कोई स्ट्रक्चर आल्टर किया हो या वो जो कमरा है उसका यूज़ जो चीज़ के लिए किराएदारी बनी है उसके अलावा किसी और के लिए कर रहा हो तो बात अलग है, तो उसके लिए कुछ हम कर सकेंगे। मगर रिपेयरिंग करने से मनाही ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कानून क्या कहता है ये हम देखेंगे। तो मतलब इसमें घर या जो प्रॉपर्टी है किराए से दी हुई उसको रिपेयर्ड अवस्था में रखना, सुधारित अवस्था में रखना, ये जिम्मेदारी तो मालिक की ही है कानून में। तो अगर किराएदार ने जो काम मालिक ने करना चाहिए वो खुद ही कर दिया है तो इसमें दुखी होने की ज़रूरत क्या है? तो बात तो ये सीधी है, तुम्हारा काम उसने कर डाला। तो जब उनको ये समझ दी गई, सही समझ दी गई, तब वो थोड़ा सा समझकर शांत होकर गए। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि जो घटनाएं होती है उन घटनाओं की अगर आप सही समझ रखते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर उस घटना को आप गलत तरीके से समझते हैं तो आपको ज़रूर परेशानी होगी, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी। तो इस तरह से परेशानी से बचने के लिए घटना को सही समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके वकील साहब से सलाह लीजिए। सही मायने में अंडरस्टैंड करें और अपने माइंड को पीसफुल रखें, धीरज रखें। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ होती है जहाँ आपने कुछ करना भी चाहिए, मगर जैसे मैं आज 3 उदाहरण दिए आपको, इस टाइप की भी बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमी होती है और वो दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि वकील साहब को अगर मैं ये चीज़ बता दूं तो वकील साहब कुछ ना कुछ जादू करेंगे, कोई ना कोई मैजिक करेंगे और मेरी परेशानी तुरंत छू मंतर कर दूर कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ सोच समझकर करनी पड़ती है। कानून में क्या लिखा है वो पढ़कर, प्रैक्टिकलिटी क्या है वो समझकर, ये सभी बातें हमें डिसाइड करनी होती है। अगला प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है। ये चेस के गेम के जैसा है। कभी कभी कुछ प्लान ऑफ एक्शन नहीं भी रखना पड़ता है, कभी थोड़ा बैकफुट पे रहना पड़ता है। जहाँ अग्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूर कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ ज़रूर कुछ करना चाहिए। वो सिचुएशंस अलग होगी। उन चीज़ों के ऊपर भी अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा बाद में। आज के वीडियो का विषय इतना ही है कि घटना की सही समझ रखें और अपने आप को दुखी होने से बचाएं, अपना मानसिक शांति ना खोएं और पीसफुल रहें, धीरज रखें। तो अभी के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।